नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे हमेशा की तरह हम आए हैं डॉक्टर आमिर शेख सर के साथ। और आज का सवाल जो है थोड़ा अलग सवाल है जो मैं सर को पूछने जा रहा हूँ। सर, अभी आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस आपने स्टडी किया है या एक्सपीरियंस किया है कि जिसमें शादी के बाद सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बच्चा हो सकता है? हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें नॉर्मली बच्चा हो ही नहीं सकता, और उसमें का वन ऑफ द बीमारी नहीं बोल सकेंगे, ये भगवान ने उस औरत को पैदा ही ऐसा किया होता है कि टर्नर सिंड्रोम बोल के एक कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ एक एक्स होता है। तो जैसा कि बोलेंगे कि अर्धनारी, तो वो औरत अगर है तो उसमें दो एक्स रहते हैं। तो इस पेशेंट में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऐसे पेशेंट जो रहते हैं जिसमें खुद के अंडे बनेंगे, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है, तो उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होती एज ए फीमेल बोल के जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो भी नहीं होती है, तो फिर उसमें बगैर टेस्ट बेबी के बच्चा हो ही नहीं सकता है। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया अर्धनारी, और आपने कुछ बताया ये क्रोमोसोम एक्स या वाई। वो क्रोमोसोम क्या होता है एग्जैक्ट? एक्चुअली क्रोमोसोम्स हर एक स्पेसीज, जैसा कि इंसान है, जानवर है, सबका जो इन्फॉर्मेशन है क्रोमोसोम में इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे माँ बाप होते वैसे ही बच्चे दिखते हैं। यस। तो सेम क्रोमोसोम इनहेरिट हो जाते हैं। ओके। तो हर स्पेसीज में, जैसा कि जानवर है, गीदड़ है, ससा है, कोला है, तो हर एक के क्रोमोसोम की संख्या अलग होती है। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर में रहते हैं, तो 23 पेयर्स रहते हैं। तो 23 पेयर्स में से अबाउट 22 पेयर्स जो रहते हैं वो ऑटोसोम्स रहते हैं, और एक पेयर है सो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम्स जिसका मतलब है कि उस आदमी का कलर कैसा रहेगा, उस आदमी के बाल कैसे रहेंगे, उस आदमी की इंटेलिजेंस कैसा रहेगी, ये डिसाइड करते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम के आगे चल के इससे जो बच्चा होने वाला है वो बच्चे का सेक्स मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, ये डिसाइड करता है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं, और हर पेयर में एक माँ की तरफ से आए वाला क्रोमोसोम रहता, एक बाप की तरफ से आए वाला रहता, तो दोनों मिलके पेयर होती है। तो हर क्रोमोसोम में तो डबल पेयर रहते हैं। तो इस पेयर के अंदर एक बाप की तरफ से आए वाला, एक माँ की तरफ से, तो माँ की तरफ से एक एक्स आ गया और बाप की तरफ से एक्स आ गया, तो वो लड़की होगी। माँ की तरफ से एक एक्स आ गया और बाप की तरफ से वाई आ गया, तो वो लड़का होगा। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि माँ की तरफ से एक एक्स आ गया, बाप की तरफ से एक एक्स आ गया, या फिर बाप की तरफ से एक्स आ गया, माँ की तरफ से एक्स नहीं आ गया, किसी हालत में सिर्फ एक ही एक्स हो गया। तो अगर ये सिंगल क्रोमोसोम हो गया, सेक्स क्रोमोसोम, तो 44 तो वो ऊपर के क्रोमोसोम ऑटोसोम्स हो गए जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। और आउट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, दो सेक्स क्रोमोसोम में से अगर एक ही सेक्स क्रोमोसोम आता है तो ये टर्नर सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। अब टर्नर सिंड्रोम जो है कि ये होता क्यों है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टर्नर सिंड्रोम इट हैपन्स रैंडमली। ये ऐसा कुछ इनहेरिटेड नहीं है कि पहले इसके खानदान में टर्नर था तो अभी टर्नर होगा। इट बिकम्स रैंडमली। अब ये एक्स होने की वजह है कि एक तो उधर से आया नहीं, या फिर आते आते वो कहीं मिस हो गया, या फिर डिसलोकेट हो गया। तो इस वजह से उस औरत में जैसा कि 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, और वन ऑफ द 46 में के दो जो है एक्स वाई रहेंगे, एक्स एक्स रहेंगे, और अगर मेल रहा तो एक्स वाई रहेंगे। लेकिन टर्नर में सिर्फ 45 और एक्स हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब 44 ऑटोसोम तो सेम रहेंगे जैसा नॉर्मल किसी भी इंसान में, लड़के में या लड़की में रहेंगे। और एक्स एक्स अगर रहता तो लड़की होती थी, एक्स वाई रहता तो लड़का होता था। लेकिन ये क्या हो गया, लड़का भी नहीं या लड़की भी नहीं, ये हाफ एक्स हो गया। जैसा कि औरत में 2 एक्स चाहिए तो उसमें हाफ एक्स हुआ। तो हम इसे अलग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरी औरत नहीं है, ये आधी औरत है, ये अर्धनारी है। सर, अभी जैसे आपने कहा अर्धनारी, ये जो है काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लग रहा है बात करने में, क्योंकि मैं अभी बहुत रेयर लोग होंगे जिन्होंने सुना, जिसमें से मैं एक हूँ अभी। तो अभी हमें ये बताइए कि इफ़ सपोज हमारे घर में एक लड़की पैदा होती है
इन सपोज, तो अभी हमें कैसा समझेगा कि ये लड़की है या अर्धनारी, इसके सिम्टम्स आप कैसे डिटेक्ट करते हैं? रोहित, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं जी। हर जगह नहीं होता है ये। 2500 अगर फीमेल बर्थ होते हैं तो उसमें एक आधा होता है जी। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके साइन सिम्टम जो रहते हैं, जनरली हम आईवीएफ में ये कंडीशन है या नहीं है ये हमें पहले ही पता चलता है। जी। आईवीएफ में हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं, एनटी स्कैन बोल के होता है कि माँ के पेट में जब बच्चा है तो हम 10 हफ्ते में एक स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम उसका ड्यूअल मार्कर बोल के एक टेस्ट होती है, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। फिर उसके बाद 16 वीक्स को करते हैं हम क्वाड्रुपल मार्कर। उसके बाद 20 वीक्स को मालफॉर्मेशन स्कैन करते हैं। तो इतने रिपीटेड टेस्ट होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बिफोर बर्थ ही हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब रही बात, अगर कोई औरत है इतने टेस्ट नहीं कर सकी और वो पैदा होने तक मालूम नहीं हो गया, अगर पैदा होने तक नहीं मालूम हो गया तो समझना कि अगर फिर ये पीडियाट्रिशियन ही पहचान सकता है, माँ बाप नहीं पहचान सकते। तो उसमें एक 2-4 चीज़ें समझ में आते हैं कि उसमें उसका स्टेचर शॉर्ट होता है। तो नॉर्मल बच्चा जितना लंबा होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा रहता है। उसकी नेक शॉर्ट और ब्रॉड रहती है और चेस्ट भी ब्रॉड रहता है। वाइडली स्प्रेड ऐसा निप्पल उसके थोड़ा सा दूर रहते हैं और लो सेट ईयर्स बोलते हैं। दूसरा जो नीचे का जॉ रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है और पिछले बाजू रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पीडियाट्रिशियन को डाउट आता है, और पीडियाट्रिशियन को अगर डाउट आया तो हम उसका कैरियोटाइपिंग भेजते हैं। कैरियोटाइपिंग बोलते हैं ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके वो उसके अंदर के सेल्स देखते हैं और वो सेल्स के अंदर का क्रोमोसोम XX है या XY है या फिर सिर्फ X है। अगर सिर्फ X है तो फिर हम उसे टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह टर्नर के सिंड्रोम का भी अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। टर्नर के सिंड्रोम के एक माँ को हमने इमीडिएटली, वो तो जस्ट एक 10 दिन पहले हमारे पास सीजर से 2 बच्चे हो चुके हैं, उसकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। सर, अभी जैसे आपने हमको बताया कि आप डायग्नोस किस तरह से करते हैं, अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि अभी समझिए बचपन में ही अगर डायग्नोस नहीं हुआ तो ये कब डायग्नोस होता है, या फिर इसका मतलब कोई लिमिटेशन पीरियड है, या आप उसके बिहेवियर से देख सकते हैं डायग्नोसिस? उसके बाद जनरली अगर बचपन में डायग्नोस हो गया तो वो बहुत अच्छा रहता है अगर पीडियाट्रिशियन डायग्नोस किया, क्योंकि तो इस बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। तो नॉर्मल ग्रोथ जैसे नहीं होती, थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है और हाइट कम होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर बचपन में डायग्नोस हुआ तो हम उसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह देके उसे नॉर्मल उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। अब समझो डायग्नोस नहीं हो गया बचपन में, पीडियाट्रिशियन ने भी नहीं देखा, और वो बच्ची समझो जब 15-16 साल की हो जाएंगी तो उसे मेंसेस नहीं आएंगे जी। मेंसेस नहीं आएंगे। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ जैसा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, प्यूबिक हेयर्स है, जो बालों की ग्रोथ है, वो अगर नॉर्मल जैसी नहीं लगती है, नॉर्मल लड़की जैसी लड़की अपीयरेंस में नहीं लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती है, मेंसेस नहीं आते हैं, तो ऐसे वक्त फिर वो माँ बाप अपने बच्चों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके आते हैं। फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट ये बाकी सिम्टम जैसा कि मैंने अभी बताया, शॉर्ट स्टेचर, ये जनरली 4.25 फीट के 4 फीट 8 इंच तक बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती। फिर उनकी चेस्ट ऐसा ब्रॉड रहती है और नेक शॉर्ट रहती है और थिक रहती है। तो ये सिम्टम से हमको अंदाज़ा आ जाता है, तो हम उसका क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं और उससे फिर डायग्नोस करते हैं। तो ये एट द एज ऑफ मिनार्क बोलते हैं, हम मिनार्क बोलते हो पहली बार जब MC आएगी तो जब ये डायग्नोस होता है। और जब डायग्नोस होने के बाद फिर हम उनके माँ बाप को काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे, तो मेंसेस स्टार्ट करने के लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करते हैं, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से उसको मेंसेस ला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसे लड़कियों को नॉर्मली खुद नेचुरली बच्चा नहीं होता है, तो वहाँ पे IVF का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। उसके साथ साथ ये है, ये सिर्फ जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है, इस सेक्स क्रोमोसोम के डेफिशिएंसी से बोल तो एक X जो नहीं है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हार्ट में बहुत सारी बीमारियां रहते हैं, जैसा कि हार्ट के प्रॉब्लम में कोआर्क्टेक्शन ऑफ एरोटा, बाइकस्पिड वॉल उसमें खराब हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है,
थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बोन्स इनके बोन्स जो रहते हैं सो फ्रेजाइल बोन्स रहते हैं थोड़ा सा, तो फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ मेंटल जो है सो इनका सेल्फ एस्टीम, जैसा कि एक लड़की नॉर्मल ग्रो नहीं हो रही है, उसका लड़की का अपीयरेंस नहीं आ रहा है, तो वो खुद को कमज़ोर समझने शुरू करती है और मेंटली वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। और इसकी वजह से इसका टाइम पे डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे टाइम पे डायग्नोसिस होगा तो हम ग्रोथ हार्मोन देके उसके हाइट बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन जो रहते हैं वो हार्मोन देके या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके उसके हम मेंसेस लाएंगे, और मेंसेस लाने के बाद उसकी नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, यूट्रस की डेवलपमेंट होगी, ओवरी की डेवलपमेंट होगी। तो इस तरह अगर जल्दी डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स कम आ जाएंगे। सर अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया हमको कि ऐसा एक केस आपने रिजॉल्व किया है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, एक जस्ट 1 साल पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था जी। शादी को 10-12 साल हो चुके थे, बच्चा नहीं हो रहा था, मेंसेस भी बराबर नहीं थे, तो और वो ऐसा चल रहा था कि हस्बैंड का दूसरी शादी करके लेने का चल रहा था। जी। तो वो एज ए अपीयरेंस या लुक में भी वो एज ए फीमेल नहीं लगती थी, ओके। और उसकी वजह से उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, जैसा कि इमोशनल इससे टच रहता है। हाँ। कि घर के लोग बोल रहे थे कि ये औरत जैसी भी नहीं दिखती है, और बट नेचुरली शी वॉज ए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम रहने की वजह से पूरा उसकी डेवलपमेंट बराबर नहीं थी। तो जब डॉक्टर रजिया थी, उन्होंने सब हिस्ट्री लेने के बाद हमको अंदाज़ा आ गया, हमने फिर उसका डायग्नोसिस किए। डायग्नोसिस करने के बाद फिर उसके ऐसे पेशेंट में आए बगैर आईवीएफ के तो बच्चा होता नहीं, तो हमने फिर आईवीएफ से उसका सबसे पहले तो हमने ये देखे कि उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम थी, ओवरीज जो थे स्टिक ओवरीज थे, फिर उसके बाद यूट्रस की साइज़ भी बहुत छोटी थी। तो ओवरऑल सब प्रेजेंट था, लेकिन छोटा छोटा था साइज में, जैसा जो साइज़ रहना चाहिए उसकी 1/3 साइज़ थी। जैसे कि 10 सेंटीमीटर का यूट्रस दिखना चाहिए, तो वो दिख रहा है 3 to 4 सेंटीमीटर का जी। और ओवरी भी सब हर चीज़ छोटी रहने की वजह से फिर हमने जस्ट उसका सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछा, तो सेक्सुअल हिस्ट्री में मोस्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज सेक्सुअल फंक्शन वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर हमने HRT दिए उसे, HRT बोलता हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिससे उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, यूट्रस की डेवलपमेंट भी हो गई, और फिर हमने उसे IVF का डिसीजन ले लिया। फिर IVF किए, ICSI करने के बाद हस्बैंड का सब कम्प्लीटली नॉर्मल था, फिर इसका हमने ICSI किए, ICSI करके फिर हमने ट्रांसफ़र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे ट्विंस रह गए। और वो ट्विंस रहने के बाद फिर हम कम्प्लीटली मॉनिटर करते रहे, क्यों तो ये ऑलरेडी खुद ये है टर्नर सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम के मदर में बाकी ये जैसा कि अभी बताया मैंने, हार्ट के प्रॉब्लम है या फिर थायराइड के प्रॉब्लम ना हार्मोन के, तो इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू होना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो अगर हम टेस्ट बेबी से बच्चा करेंगे भी, लेकिन वो बच्चे की बढ़त नहीं होगी, अगर ग्रो नहीं हुआ तो बीच में अबॉर्शन होने का चांस रहता। तो वी वेर वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। और उसमें उसका बाप बहुत एक्टिव था। जैसे कि जनरली ऐसा इसमें क्या होता है कि लड़की ऐसी है तो वो ससुराल वाले बराबर नहीं देखते, फिर बाप ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया, कंप्लीट में जैसा फॉलोअप बोलता था वैसा फॉलोअप को आते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक 6-7 दिन पहले हो गया, उसका सीजर हो गया। सीजर से 2 नॉर्मल लड़कियां हो गए। वो इतना खुश हो गए कि मैंने जब पहले बोला था कि वो समझ टर्नर सिंड्रोम बोलता, वो उनको क्या समझेगा, तो मैंने उनको अभी जैसा आपको बताया कि अर्धनारी, ये पूरी औरत नहीं आधी औरत है, तो उसका बाप तो इतना खुश हो गया, सर तुम आधी औरत बोल रहे थे और अल्लाह ने तो अब 2 औरतें दे दिया इसके पेट में। तो वो 2 लड़कियां देख के इतना खुश हो गए, और मुझे भी इतना अच्छा लगा कि अगर IVF अवेलेबल नहीं होता तो ऐसी औरत को ज़िंदगी में कभी वो माँ नहीं बन सकती थी जी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि IVF ये बहुत बड़ा वरदान है जी। और इसलिए इंसान ने साइंस का सहारा हर वक्त लेना चाहिए, और अपना सद्विवेक बुद्धि जैसा अपना कॉन्शियस यूज़ करना चाहिए, साइंस का सहारा लेना चाहिए, और अपना जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो इस साइंस के ज़रिए हम सुलझा सकते हैं।